नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से आपका स्वागत है। बात एक मुल्क के बर्बाद होने की आज करेंगे हम। आपने किसी कंपनी या फिर किसी कारोबारी के दिवालिया होने के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम करीब 2 करोड़ की आबादी वाले मुल्क के दिवालिया होने की कहानी आपको बताएंगे। दुनिया के नक्शे पर भले ही श्रीलंका बहुत छोटा है, लेकिन आज लंका के अंदर से आई तस्वीर बहुत बड़ी चेतावनी है दुनिया के लिए। मुल्क के राष्ट्रपति को आधी रात भागना पड़ा संसद से राष्ट्रपति भवन तक, प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री आवास तक प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। श्रीलंका में जो आज हो रहा है कुछ अचानक नहीं हुआ, सब कुछ बड़ी साजिश के तहत हुआ। आज हम इस साजिश के बारे में भी आपको बताएंगे। आखिर लंका का सबसे बड़ा विलेन कौन है? चीन के कर्ज जाल में लंका कैसे फंसा? लंका के बर्बाद होने की A to Z पूरी कहानी आपको दिखाते हैं। श्रीलंका में सरकारी न्यूज चैनल पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। स्टूडियो में बैठकर प्रदर्शनकारी किसी न्यूज एंकर की तरह अपने आंदोलन से जुड़ी जानकारी दी। एक प्रदर्शनकारी ने लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान कहा, जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होती तब तक श्रीलंका रूपा वाहिनी कॉर्पोरेशन पर प्रदर्शन की ही खबरें दिखाई जाएंगी। चैनल पर कुछ और नहीं दिखाया जाएगा। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि सरकारी चैनल पर सिर्फ विरोध प्रदर्शन की ही खबरें और तस्वीरें दिखाई जाएं। सरकारी चैनल को आनन फानन में ऑफ एयर कर दिया गया है ताकि प्रदर्शनकारी लोगों को और न भड़का सकें। एक मुल्क की बर्बादी की कहानी बयां कर रही ये तस्वीरें डराने वाली हैं। प्रदर्शनकारी अपने ही मुल्क की संसद पर यूं कब्जा करना चाहते हैं। संसद ही सब कुछ है, लेकिन अब उसी संसद को प्रदर्शनकारी अपने हाथों में ले लेना चाहते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। Shots being fired, shots being fired, shots being fired. Round after. कोलंबो की सड़कों पे एक बार फिर तमाशा शुरू हो गया है। 9 जुलाई को हमने जो कुछ भी देखा लगभग वही तस्वीर एक बार फिर देख रहे हैं। तमाम प्रदर्शनकारी, जैसे ही पता चला कि राष्ट्रपति देश छोड़कर जा चुके हैं, उसके बाद ये लोग नाराज होकर प्रधानमंत्री आवास और उनके घर की ओर भागे। और अब आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ पर पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, बैरिकेड तोड़ दिया गया, पहला बैरिकेड तोड़ दिया गया है। और ये हजारों की संख्या में थे प्रदर्शनकारी। पीछे मैं कैमरामैन को हाथ पीछे से आर्मी की बस आ रही है। ये सेना को बुलाया गया फिर से, पहली तो कोई हार गई, आगे फिर से देखिए ये श्रीलंकन सेना है जो अब आगे बढ़ रही है और प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया है। सेना की बस को यहीं पर रोक दिया गया है। ये सेना की बस है, आगे बढ़ रही थी ताकि भीड़ को तितर बितर किया जाए और वहां से हवाई गोलियां और साथ में टीयर शेल लगातार फायर किया जा रहा है। और ये इसलिए ताकि देखिए यहाँ से भी फिर टीयर शेल, लगातार टीयर शेल दागे जा रहे हैं। ये भी देखना मुश्किल है कि आखिर आ कहां से रहा गोला। प्रदर्शनकारी आग बुझा रहे हैं, गीले कपड़े डाल रहे हैं उस पर। और ये 9 जुलाई को बिल्कुल यही कुछ कोलंबो की सड़कों पे हुआ था। दरअसल ये सारे लोग नाराज थे। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के घर जा रहे थे, उनको रोकना चाहते थे और चाहते थे कि वो इस्तीफा दे। लेकिन जब तक वो पहुंचे, पुलिस ने डिस्पर्स करने के लिए पहले गोलियां चलाई, टीयर शेल चलाए। और जब ये भागे तो उनको देखते हुए गले पे जो प्रोटेस्ट साड़ियां दिखे, लगातार यहाँ पे टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं। दरअसल प्रदर्शनकारियों को एक चौराहे पर घेरने की कोशिश है। देखिए उसके पीछे भी हजारों लोग हैं और ये लगातार आप देख पा रहे हैं जो गोले की यहाँ पर देखना कुछ भी मुश्किल, आंखें जल रही होंगी सबकी। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कपड़े उतारे, वो देखिए वहां पर किसी का घर है, वहां से पानी ले लिया और सबके कपड़े उतार के उन्होंने गीले किए ताकि आंखों को बचाया जा सके। 9 जुलाई की तस्वीर एक बार फिर श्रीलंका की सड़कों पर जिंदा हो उठी है। और अब ये लोग संसद पर प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे का जो घर है वहां और उनके दफ्तर पर जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया। कुछ वही तस्वीरें जो 9 जुलाई को दिखाई दी थी। लेकिन प्रदर्शनकारियों का बड़ा धड़ा देखिए, आगे तोड़ दिया, बैरिकेड तोड़ करके आगे पहुंच चुका है। और अब पहला बैरिकेड टूटा है आगे। दौड़ लगाते प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें किसी जीत जैसी लगती हैं, लेकिन ये उपद्रव है और हिंसा की जीत का जश्न मना रहे हैं। अब एक तरफ प्रदर्शनकारी है और दूसरी तरफ लंका की सेना है। भारी संख्या, मतलब गिनती भी मुश्किल है। अचानक से
शायद 50-60 गोले एक साथ दागे गए हैं। ये देखिए, इसीलिए अब किसी के लिए भी रुकना यहाँ मुश्किल है। हालांकि इसके पहले एक टुकड़ी आगे बढ़ी थी सेना की, और अब ये पीछे से जो गाड़ियां हैं उन्होंने इतने सारे गोले एक साथ फेंके हैं कि अब यहाँ रहना बिल्कुल मुश्किल होगा। पूरी की पूरी टुकड़ी एक साथ भाग रही है और वहां से पुलिस और आर्मी मार्च कर रही है आगे इनको खदेड़ने के लिए। और अब ये जो स्थिति है, बहुत ज्यादा लोग खांसते हैं, आंखों को जलते हुए, आंखों में जलन हो रही है, रोते चीखते हुए भाग रहे हैं। देखिए, लोग घायल हो चुके हैं यहाँ पर, और पीछे वो गाड़ियां हैं जिनके पास पानी की मदद कर रहे हैं ताकि वो यहाँ से निकल सके, किसी तरह जान बचा करके लोग भाग रहे हैं। ये मिलिट्री ग्रेड्स के आंसू गैस के गोले बहुत हमारे देखिए सड़कों पर जो आप अफरा तफरी देख रहे हैं, इससे चीजें तितर बितर हो रखी हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है यहाँ पर क्या हाल हुआ होगा। सांस नहीं लिया जा सकता यहाँ पे। और देखिए, जो पिछली टीम है वो फिर आगे बढ़ी है कि जो गोले एक साथ फेंके। देखिए, यहाँ पर लोग घायल हुए हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं, बस यहाँ से निकलना चाहते हैं। 36 साल पहले फिलीपींस और मौजूदा वक्त के श्रीलंका क्राइसिस में काफी समानताएं हैं। फिलीपींस के पूर्व तानाशाह फर्दिनांड मार्कोस के खिलाफ 1986 में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था। विरोध के चलते ही मार्कोस का 1986 में तख्ता पलट हो गया था और उन्हें भी अपना मुल्क छोड़कर भागना पड़ा था। इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, आज श्रीलंका में भी कमोबेश यही स्थिति है। राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री के निजी आवास के अंदर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने प्रदर्शनकारियों के राष्ट्रपति भवन में दाखिल होने से पहले ही राजभवन छोड़ दिया था। उसके बाद रानिल विक्रमसिंघे ने भी शनिवार को ये घोषणा कर दी थी कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। और आखिरकार उनके लिए भी नौबत देश छोड़कर भागने तक पहुंच गई। देश छोड़कर भागे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया को वायुसेना ने एयरलिफ्ट कर मुल्क से भागने में मदद की। गोटाबाया इस वक्त मालदीव के माली में अंडरग्राउंड है। राष्ट्रपति के साथ उनकी बीवी और उनके 2 बॉडीगार्ड्स भी थे। गोटाबाया 8 जुलाई के बाद से कोलंबो में नहीं दिख रहे थे। श्रीलंकाई एयरफोर्स मीडिया डायरेक्टर ने कहा है कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, फर्स्ट लेडी और 2 बॉडीगार्ड्स को मालदीव जाने के लिए रक्षा मंत्रालय से इमिग्रेशन, कस्टम और बाकी कानूनों को लेकर पूरी अनुमति दी गई थी। 13 जुलाई की सुबह उन्हें एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट उपलब्ध कराया गया था। खबरों के मुताबिक 12 जुलाई को नौसेना के जहाज से गोटाबाया भागने की फिराक में थे, लेकिन पोर्ट पर इमिग्रेशन अफसरों ने पासपोर्ट पर सील लगाने के लिए वीआईपी स्वीट में जाने से इनकार कर दिया था। गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका छोड़कर अमेरिका भागना चाहते थे, लेकिन अमेरिका ने उन्हें वीजा नहीं दिया। राजपक्षे के पास श्रीलंका और अमेरिका की दोहरी नागरिकता थी, लेकिन 2019 में राष्ट्रपति चुनाव से पहले अमेरिका की नागरिकता छोड़ दी थी। दरअसल श्रीलंका के संविधान में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। ऐसे में उन्हें राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ श्रीलंका का नागरिक होना जरूरी था। जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक गोटाबाया राजपक्षे माले एयरपोर्ट से सिंगापुर के लिए रवाना होने वाले हैं। सिंगापुर में उन्हें शरण मिल सकती है। वहीं श्रीलंका में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़ने से और नाराज हो गए हैं। 1990 के दशक में श्रीलंका टीम की पहचान बदलने और उसे 1996 का वर्ल्ड कप दिलाने वाली टीम का हिस्सा रहे सनत जयसूर्या प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हैं। जयसूर्या बीते शनिवार को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सड़क पर उतरे थे। जयसूर्या अकेले पूर्व क्रिकेटर नहीं है जो प्रदर्शनकारियों को समर्थन दे रहे हैं और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के प्रति नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पूर्व कप्तान कुमार संकारा और पूर्व कप्तान महिला जयवर्धने समेत कई दूसरे क्रिकेटर भी श्रीलंका संकट पर अपनी बात रख रहे हैं और प्रदर्शनकारियों के साथ समर्थन जाहिर कर रहे हैं। ₹2000 किलो प्याज, 220 रुपए किलो आलू, 490 रुपए किलो मूली। ये हाल है श्रीलंका के बाजारों का। हर एक सामान की कीमत आसमान छू रही है। पाकिस्तान से आने वाले काले धब्बे वाला आलू इस वक्त श्रीलंका के बाजार में 200 रुपए किलो से ज्यादा की कीमत पर बिक रहा है, जबकि भारत से मंगवाए गए प्याज की कीमत भी कम आंसू नहीं निकाल रही। वो भी 200 रुपए किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। संकट से जूझ रहे श्रीलंका में खाने पीने के सामान के दाम आसमान पर हैं।
ताजा आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका में अभी टमाटर के भाव 150 रुपए किलो श्रीलंकाई रुपयों पर पहुंच चुके हैं। इसी तरह मूली का भाव 490 रुपए प्रति किलो हो गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि स्कूलों को बंद करना पड़ गया है। ईंधन का स्टॉक भी नहीं बचा है, जिससे इमरजेंसी सेवाएं भी चलाई जा सकें। श्रीलंका के राष्ट्रपति आवास की तिजोरी को प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया था। तिजोरी के अंदर नोटों के बंडल मिले थे। राष्ट्रपति भवन के अंदर पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने नोट गिनने का वीडियो भी बनाया था। गिनती के बाद 1,78,00,000 श्रीलंकाई रुपए मिले थे, जो भारत के हिसाब से 39 लाख रुपए बैठते हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास की तिजोरी में मिले कैश को सेना के हवाले कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि राजपक्षे ने सरकारी खजाने से लूटी अकूत दौलत को पहले ही ठिकाने लगा दिया था। राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा। प्रदर्शनकारियों का पिकनिक स्पॉट बना भवन। ये श्रीलंका का कोई होटल नहीं, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का सरकारी बंगला है। और इन आलीशान बंगलों में जो लोग दिख रहे हैं वो खास नहीं, बल्कि श्रीलंका के आम लोग और प्रदर्शनकारी हैं। तस्वीरें बीते दिनों की हैं, जब प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के हॉल में, कमरों में, यहां तक के स्विमिंग पूल में भी उतर गए। जिम में कसरत करते नजर आए थे। राष्ट्रपति भवन के कैबिनेट मीटिंग हॉल में सीटों पर कब्जा करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने कैबिनेट बैठक का नाटक किया। राष्ट्रपति भवन के अंदर स्विमिंग पूल में नहाते नजर आए थे। यहां तक कि प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के बिस्तर पर लेटकर अपनी फोटो खिंचवाते नजर आए। कुछ तो इस बेड पर भी सो गए थे। श्रीलंका में मौजूदा हालात की कहानी को समझने के लिए हमें कैलेंडर की तारीख को पलटना होगा। वो तारीख थी 1 अप्रैल 2020, जब यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा हुई। महंगाई के विरोध में उठी आवाज के बाद राजपक्षे ने अस्थायी तौर पर आपातकाल का ऐलान किया था। उस दौरान सुरक्षा बलों को संदिग्धों को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्तियां दी गई थी। जनता का आक्रोश कम होने के बजाय बढ़ता गया। 3 अप्रैल की देर रात को हुई एक बैठक में श्रीलंका सरकार के करीबी सभी कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। तब राजपक्षे और उनके भाई प्रधानमंत्री महिंद्रा को अलग रखा गया था। इसके एक दिन बाद ही सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने भी इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया था। 10 अप्रैल को देश के डॉक्टर्स ने जरूरी दवाओं की कमी की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने ये चेतावनी दी कि कोरोना वायरस के मुकाबले जारी संकट से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। 19 अप्रैल तक हिंसक प्रदर्शन भी रफ्तार पकड़ चुके थे। खबर आई कि पुलिस ने एक प्रदर्शनकारी को मार दिया है। खास बात है कि मौत की पहली घटना थी। इसके बाद प्रदर्शनकारी बेकाबू हो गए और 9 जुलाई को लोगों ने राष्ट्रपति के सरकारी आवास पर कब्जा कर लिया। – 2019 में गोटबाया सत्ता में आ गए। तमिलों के नरसंहार के दौरान वो रक्षा सचिव थे। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रीलंका को लगातार तमिलों के नरसंहार के मामले में घेरा जाने लगा। राजपक्षे परिवार के लोगों पर यूएन में युद्ध अपराध का मामला चलाने की बात आई, लेकिन चीन ने उन्हें बचा लिया। चीन के एहसान का बदला चुकाने के लिए राजपक्षे परिवार पूरी तरह से उनके आगे नतमस्तक हो गया।
चीन को यहाँ बड़े बड़े निर्माण के ठेके मिले। इसके साथ ही चीन ने बड़ी ब्याज दरों पर श्रीलंका को कर्ज दिया। राजपक्षे परिवार और चीन की सीक्रेट दोस्ती ने श्रीलंका की तकदीर बदल दी। चंद सालों में ही श्रीलंका में अपनों ने ही अपने मुल्क की सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। श्रीलंका के बर्बाद होने के पीछे चीन की बड़ी भूमिका है। दावा यही है कि चीन ने बहुत ही चालाकी से श्रीलंका को कर्ज दिया। कर्ज ऐसी परियोजनाओं के लिए जो भविष्य में श्रीलंका के लिए गले की घंटी बन जाए। मतलब ये कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। श्रीलंका ने चीन से कर्ज लेकर स्टेडियम बनवाए, पोर्ट बनवाए, विकास की तमाम परियोजनाओं में पैसा लगाया। लेकिन चाइनीज कर्ज पर तैयार हुए प्रोजेक्ट श्रीलंका के लिए बहुत घाटे का सौदा साबित हुए। परियोजनाओं में खर्च रुपया हुआ लेकिन आमदनी चवन्नी भी नहीं हुई। यानी कर्ज के जाल में श्रीलंका गिरता गया। यहाँ तक कि चीनी कर्ज पर बनाया गया हम्बनटोटा बंदरगाह भी श्रीलंका के लिए घाटे का सौदा बन गया, जिसकी वजह से उसे चीन के हवाले करना पड़ा, यानी लीज पर देना पड़ा। माना जा रहा है कि चीन के आर्थिक चक्रव्यूह में फंसने की वजह से श्रीलंका आज पूरी तरह कंगाल हो चुका है। श्रीलंका की बर्बादी की कहानी उसकी कंगाली से जुड़ी हुई है। दरअसल बेतहाशा महंगाई से जनता की जेब खाली है और विदेशी कर्ज की वजह से मुल्क का खजाना खाली है। बीते कुछ महीने में श्रीलंका के आर्थिक हालात खराब हो गए हैं। मुश्किल तब बढ़ी जब मई महीने से शुरू हुई। श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व खत्म होने लगा। पेट्रोल डीजल खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। श्रीलंका ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से संपर्क किया। IMF वाले 20-30 जून को आए भी, लेकिन श्रीलंका को और पैसे मिलने का इंतजाम नहीं हो सका। हालांकि श्रीलंका ने भारत, जापान और चीन से मदद भी मांगी। भारत ने तो $3 अरब की मदद कर भी दी, लेकिन बात अगर करें स्थायी समाधान की तो वो नहीं निकला। आर्थिक तंगी की वजह से करीब 2 करोड़ की आबादी वाला मुल्क आज अपनी बर्बादी की कहानी सुना रहा है। कोलंबो की सड़कों पर गोटाबाया राजपक्षे और रानिल विक्रमसिंघे के विरोध में सड़कों पर भीड़ से स्पष्ट है कि जनता मौजूदा नेतृत्व पर विश्वास नहीं कर रही है। आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक नया नेतृत्व कमान नहीं संभाल लेता। श्रीलंका में राष्ट्रपति पद की रेस में 3 उम्मीदवार हैं, रानिल विक्रमसिंघे, दुलसदेहम कुमारा अलहप्रुमा और साजिद प्रेमदासा। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 20 जुलाई को संसदीय वोटिंग होने की संभावना है और ये बिना व्हिप के गुप्त मतदान होगा। इसमें बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हो सकती है। पुरानी कहावत है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। चाहे परिवार हो या फिर देश, आमदनी से ज्यादा खर्च करने का नतीजा कंगाली ही होता है। राजपक्षे परिवार ने अपनी चादर से ज्यादा पैर फैलाए और देश को दिवालिया कर दिया। 2019 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने श्रीलंका को चिताया, लेकिन गोटाबाया राजपक्षे नहीं माने और उन्होंने टैक्स में कटौती करके अपना चुनावी वादा पूरा किया। लेकिन इससे सरकार की आमदनी घट गई। फिर उन्होंने रासायनिक खाद के आयात पर बैन लगा दिया। इससे चावल की फसल चौपट हो गई और किसान बर्बाद हो गए। इसके बाद कोरोना फैला और श्रीलंका का पर्यटन उद्योग बैठ गया। इस तरह कर्ज पर कर्ज लेने वाला श्रीलंका आमदनी खत्म होने से दिवालिया हो गया। श्रीलंका की राजनीति हमेशा से परिवारों के इर्द गिर्द घूमती आई है। कभी भंडार नायके परिवार की तूती बोलती थी, तो विद्रोह से पहले तक राजपक्षे परिवार का वर्चस्व रहा। बीते 15 साल से राजपक्षे परिवार लंका की सियासत का केंद्र रहा, चाहे महिंद्रा राजपक्षे हो या फिर उनके छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षे। भले ही गोटाबाया राजपक्षे को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा हो, लेकिन श्रीलंका की सरकार में राजपक्षे परिवार का गजब का दबदबा था। सरकार में परिवार के 5 मेंबर मंत्री थे। इनमें 4 भाई हैं और 5वां इनमें से एक भाई का बेटा। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे रक्षा मंत्री भी थे। महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री, चमाल राजपक्षे सिंचाई मंत्री, बासिल राजपक्षे वित्त मंत्री, महिंद्रा राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे खेल मंत्री थे। मतलब पूरी राजनीति वंशवाद पर टिकी थी। राजपक्षे परिवार के आर्थिक साम्राज्य को लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के सालाना बजट का 70% राजपक्षे परिवार ही कंट्रोल करता था। आरोप के मुताबिक राजपक्षे परिवार ने लंका को लूटा और काली कमाई को विदेशों में ठिकाने लगाया। पेंडोरा पेपर लीड से पता चला कि राजपक्षे फैमिली की अकूत दौलत को मुल्क से बाहर सीक्रेट तरीके से शिफ्ट किया गया।
एक रिपोर्ट के मुताबिक देश से बाहर इस परिवार की कुल दौलत और संपत्ति 18 मिलियन डॉलर से कहीं ज्यादा की है। हालांकि कोलंबो टेलीग्राफ की रिपोर्ट कहती है कि साल 2005 से साल 2015 के बीच ही इस फैमिली ने कमीशन और भ्रष्टाचार में 1.2 बिलियन डॉलर की रकम कमाई है। उसके बाद की रकम और भी ज्यादा होगी। दुबई और टैक्स हेवन देशों के बैंकों में परिवार की दौलत छिपी हुई है। इस परिवार में मुख्य तौर पर 8 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच चल रही है, लेकिन गोटबाया राजपक्षे के राष्ट्रपति बनने के बाद से ये जांच रोक दी गई। लंका में प्रदर्शनकारियों ने पीएम रानिल विक्रमसिंघे के घर पर कब्जा कर लिया। प्रदर्शनकारी सड़कों पर जमे हुए हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। लंका के महासंकट को देखते हुए एक बार फिर इमरजेंसी लगा दी गई है। इस बीच कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने सेना और पुलिस को प्रदर्शनकारियों से निपटने और देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए खुली छूट दे दी है। यानी अब देश की फौज और पुलिस के अधिकार बढ़ गए हैं और जनता के घट गए हैं। प्रदर्शन को कुचलने के लिए सेना और पुलिस बड़ा एक्शन ले सकती है। बीते 4 महीने में लंका में 3 बार लग चुकी है इमरजेंसी। 1 अप्रैल को बिजली कटौती और बढ़ती महंगाई के विरोध में हो रहे प्रोटेस्ट को दबाने के लिए राष्ट्रपति गोटाबाया ने इमरजेंसी लगा दी। इसे 5 दिन बाद वापस ले लिया गया था। 6 मई 2022 की आधी रात को राष्ट्रपति ने एक बार फिर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। 22 मई को इसे हटा लिया गया। एक बार फिर देश के एक्टिंग प्रेसिडेंट ने 13 जुलाई को श्रीलंका में इमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया। आज श्रीलंका में उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। जनता सड़कों पर है और इमरजेंसी की घोषणा हो चुकी है। लेकिन 1948 में आजाद हुए श्रीलंका में पहली बार 1958 में इमरजेंसी की घोषणा हुई थी। दरअसल 1956 में सरकार ने सिंहला ओनली एक्ट लागू किया था। इसमें सिर्फ सिंहली को देश की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था। वहाँ के तमिल हिंदुओं को लगने लगा कि इससे नौकरियों में उनकी अनदेखी होगी। यही डर गुस्से की वजह बना और विद्रोह की आग भड़क उठी। इस विद्रोह को दबाने के लिए 1958 में पहली बार देश में इमरजेंसी लगाई गई। अप्रैल 2019 श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में ईस्टर संडे के दिन 3 चर्चों पर आतंकी हमले हुए। हमले में 260 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। आतंकी हमले की वजह से दुनिया के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में एक श्रीलंका की टूरिस्ट इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया। रही सही कसर इसके कुछ महीने बाद ही आई कोरोना महामारी ने पूरा कर दी। 2018 में श्रीलंका में 23 लाख टूरिस्ट आए थे, लेकिन ईस्टर आतंकी हमले की वजह से 2019 में इसकी संख्या करीब 21% की गिरावट आई और 19 लाख टूरिस्ट ही आए। उसके बाद कोरोना पाबंदियों की वजह से 2020 में टूरिस्ट की संख्या घटकर 5.07 लाख हो गई। 2021 में श्रीलंका में 1.94 लाख ही टूरिस्ट आए। विदेशी सैलानियों से होने वाली कमाई रुकने की वजह से लंका एकदम बेबस हो गया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कार्यालय पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और फ्लावर रोड स्थित प्रधानमंत्री ऑफिस के पास जुट गए। ये इलाका मुख्य प्रदर्शन स्थल गोल्फ फेस ग्रीन से करीब 20 मिनट की दूरी पर है। श्रीलंका के प्रदर्शनकारी यही चाहते हैं कि वहां एक नई सरकार बने जो नए सिरे से कामकाज संभाले, यानी जल्द से जल्द चुनाव हो। लंका में पेट्रोल और डीजल इस वक्त किसी खजाने से कम नहीं। पेट्रोल पंप पर प्रदर्शनकारियों के हमले का खतरा है। पेट्रोल और डीजल की लूट हो सकती है, लिहाजा पेट्रोल पंप की रखवाली श्रीलंका एयरफोर्स के कमांडो कर रहे हैं। पेट्रोल पंप की रखवाली के लिए एयरफोर्स के स्पेशल कमांडो तैनात किए गए हैं। पेट्रोल और डीजल की कंसाइनमेंट आने में देरी भी हो रही है, क्योंकि जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और तमाम पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। पेट्रोल और डीजल को लेकर आम लोगों की पुलिस, आर्मी और एयरफोर्स के साथ झड़पें हो रही हैं। अगर हालात नहीं सुधरे तो नौबत गृह युद्ध जैसी हो जाएगी।
खतरे को देखते हुए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यहाँ तक कि सरकारी दफ्तर भी बंद पड़े हैं। छत्तीस साल पहले फिलीपींस और मौजूदा वक्त के श्रीलंका क्राइसिस में काफी समानताएं हैं। फिलीपींस के पूर्व तानाशाह फर्दिनांद मार्कोस के खिलाफ 1986 में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था। विरोध के चलते ही मार्कोस का 1986 में तख्ता पलट हो गया था और उन्हें भी अपना मुल्क छोड़कर भागना पड़ा था। इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, आज श्रीलंका में भी कमोबेश यही स्थिति है। राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री के निजी आवास के अंदर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने प्रदर्शनकारियों के राष्ट्रपति भवन में दाखिल होने से पहले ही राजभवन छोड़ दिया था। उसके बाद रानिल विक्रमसिंघे ने भी शनिवार को ये घोषणा कर दी थी कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। और आखिरकार उनके लिए भी नौबत देश छोड़कर भागने तक पहुंच गई। एक पूरे मुल्क की बर्बादी की गवाही इस वक्त विश्व दे रहा है, लेकिन लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा नहीं दिया है। उनके स्थिति को लेकर इस वक्त भी असमंजस है और इसी को लेकर भयावह स्थिति श्रीलंका में चल रही है। हम आपको एक बार फिर से बता दें, जो तस्वीर अभी तक सामने आई है उसके मुताबिक श्रीलंका संकट पर अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है। ये बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति पद से गोटाबाया के इस्तीफे पर सस्पेंस बना हुआ है और इसी वजह से लोगों का गुस्सा है। बताया जा रहा है कि आज रात माले से सिंगापुर जा सकते हैं गोटाबाया, लेकिन चूंकि उन्होंने अपने इस्तीफे पर तस्वीर साफ नहीं की है, गोटाबाया के भागने की वजह से लोगों का गुस्सा और भी बढ़ रहा है। श्रीलंका की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का बवाल थम नहीं रहा है और जो भयावह स्थिति दिख रही है वो पूरे विश्व के सामने है। आशुतोष हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए। आशुतोष, लोगों का गुस्सा नहीं थम रहा, अब गोटाबाया माले से सिंगापुर भागने की फिराक में दिख रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है। दूसरी तरफ उनके इस्तीफे को लेकर जो असमंजस है, इसी वजह से लोगों का और गुस्सा बढ़ा है। आशुतोष, 11 बजे अंजना, लगभग जो जानकारी है 11 बजे वो विशेष विमान के जरिए सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। लेकिन यहाँ असमंजस की स्थिति इसलिए है क्योंकि आज सुबह जो जानकारी आई थी वो रानिल विक्रमसिंघे के दफ्तर से आई थी, यानी जो उस समय प्रधानमंत्री थे कुछ घंटे पहले, उन्होंने स्पीकर को ये जानकारी दी है कि राष्ट्रपति ने सीधे प्रधानमंत्री को कहा है कि वो अब जो है एक कार्यनिर्वाहक जो है राष्ट्रपति जो है नियुक्त करें और उसके बाद काम चलाएं। यानी प्रधानमंत्री ने ही ये कहा कि आगे से अब वही कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे और उसकी जानकारी उन्हें राष्ट्रपति ने दी है। इसीलिए तमाम जो आज 5 बजे बैठक बुलाई गई थी, सभी विपक्षी दलों ने स्पीकर से सवाल पूछा कि अभी तक ऐसी कोई औपचारिक जानकारी क्यों नहीं है, औपचारिक साइन किया हुआ पत्र क्यों नहीं है, और ये सब कुछ रानिल विक्रमसिंघे ने खुद कैसे कह दिया कि उन्हें ही कहा गया कि वो राष्ट्रपति होंगे और उन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिया। तो मांग उठाई गई है स्पीकर द्वारा कि इसी कार्यवाहक राष्ट्रपति को ही पद से बर्खास्त किया जाए। ये तो पॉलिटिकल बात हो गई। अब मुझे उस विरोध के बारे में जरा बताइए जो आपने अपनी आंखों से आज दिन भर देखा है, क्योंकि ये जो मंजर है कई बार एक फटीग सेट इन करता है विरोध के बाद, लगता है कि अब धीरे धीरे वो मध्यम पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो हर सुबह एक नए जोश के साथ विरोधी पहुंच रहे हैं, विरोध प्रदर्शनकारी पहुंच रहे हैं सड़कों पर, टीवी स्टेशन तक। दरअसल आज उम्मीद थी अंजना की 13 जुलाई को ये स्थिति जो स्थिरता लौट आएगी यहाँ पर, क्योंकि राष्ट्रपति का इस्तीफा होगा, लोग जहाँ जहाँ बैठे वहाँ से छोड़कर अपने घरों को और अपने काम पर लौट जाएंगे। लेकिन जैसे खबर आई कि रानिल विक्रमसिंघे ही कार्यकारी प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे और राष्ट्रपति भाग चुके हैं, ये तमाम सारे लोग प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर जाने लगे क्योंकि रानिल विक्रमसिंघे वहीं बैठते थे और ये सब कुछ स्पॉन्टेनियस हुआ, यानी हजारों की संख्या में लोग वहाँ भागने लगे। उनको रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने फिर ताबड़तोड़ जो हवाई फायरिंग की, आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन आखिरकार लोगों को संभाल नहीं पाए और ऐसा नहीं लगता कि प्रदर्शन रुकेगा, क्योंकि जिस समय हम बात कर रहे हैं उन्होंने संसद को भी घेर लिया है। पूरी संभवतः आज जो तस्वीर हमने सड़कों पर देखी है ये कल भी कोलंबो में दिखाई पड़ेगी और यही वो भयावह आशंका है जो पूरे विश्व को इस वक्त है। आशुतोष मिश्रा, धन्यवाद आपका कोलंबो से पूरी जानकारी देने के लिए। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए